हेलो फ्रेंड्स। पार्ट टू में आपका स्वागत है। देखो पार्ट टू फटाफट से आपके लिए बना रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, फंड की ट्रीटमेंट सीखनी है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो फंड दो तरह का हो सकता है, या तो वो जनरल फंड हो सकता है या फिर वो स्पेसिफिक फंड हो सकता है। जनरल फंड या फिर स्पेसिफिक फंड। क्लियर है? देखो फंड चाहे कोई सा भी हो, चाहे जनरल हो या स्पेसिफिक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारा जो भी फंड होता है वो कहाँ आता है आपका, चाहे जर्नल हो चाहे ये स्पेसिफिक हो। इसमें फंड ने हमेशा कहाँ आनी है, फंड जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी साइड शो करता है। क्लियर हो गया? पूरी बात सुन लेना अभी, ठीक है। जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, फंड हमेशा लायबिलिटी साइड से होता है। अब बात करते हैं इनके ऊपर कि एक्सपेंस और इनकम का क्या होगा। देखो कोई भी अगर एक्सपेंस इनकम होगा, चाहे अगर जनरल फंड के पैसे से अगर कोई इनकम आ रही है या फिर कोई खर्चा हम कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ लायबिलिटी साइड में इफेक्ट नहीं डालेगा। वो कहाँ शो होगा, कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, वो कहाँ शो होता है बच्चा, वो शो होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी एक्सपेंस साइड में एक्सपेंस शो होंगे, इनकम साइड में इनकम शो होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी सिर्फ फंड जाएगा बैलेंस शीट में, यानी कहाँ पे, लायबिलिटी साइड। बाकी इसके जो एक्सपेंस इनकम होंगे इससे रिलेटेड, वो कहाँ जाएंगे, सारे सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डील होगा। बट स्पेसिफिक में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक फंड कहता है कि ये जो जाएगा ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। फंड तो ये भी जा रहा था लायबिलिटी साइड में, बट इसका जो इनकम एक्सपेंस होगा ना वो इसी में डील होगा लायबिलिटी साइड में। यानी अगर इनकम हो रही है तो प्लस होगा, एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा। क्लियर हो गया? पहला बेसिक समझ लो। चाहे जर्नल हो चाहे स्पेसिफिक हो, फंड को तो बच्चे हमेशा डालना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, फंड को यानी मेन अमाउंट को। उसके बाद जो उसके ऊपर इनकम और एक्सपेंस आ रहे हैं उसका क्या करना है। अगर वो जनरल फंड का है तो उसके इनकम एक्सपेंस को इनकम एक्सपेंडिचर में डाला जाता है, इनकम को इनकम साइड, एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड, ठीक है ना। बट अगर वो स्पेसिफिक फंड है तो उसका इनकम एक्सपेंस का ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड उसी के अंदर ही होता है। डन? तो यहाँ पे तो पहले बेस क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे मान के चलो आपके पास दिया हुआ है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड की पहचान क्या होती है बच्चे? पहचान होती है जैसे लिखा हुआ है मैच फंड, तो समझ में आ रहा है मैच के लिए फंड है। प्राइस फंड तो प्राइस के लिए, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए है, ठीक है ना, इस टाइप से वो लिखा हुआ रहता है। बट अगर कुछ नहीं लिखा लिखा है, खाली क्या नाम है जनरल फंड या फिर स्पेसिफिक फंड आया हुआ, तो पता ही नहीं, तो फिर वो हमारा नॉर्मल वे में होता है। तो मैंने क्या सीखा अभी तक कि जो फंड होता है वो कहाँ ट्रीट होगा, वो लायबिलिटी साइड आएगा मेन अमाउंट, बट उसका इनकम एक्सपेंस जो है जनरल अगर है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, स्पेसिफिक है तो वो उसी वही जगह डील होगा। तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक भी, जनरल कोई भी हैंडल कर देगा। स्पेसिफिक फंड की ट्रीट करते हैं, जैसे मान के चलो प्राइस फंड है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बच्चे देखो आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है ना, इस तरह से आप बैलेंस शीट क्रिएट करोगे। यहाँ आपकी लायबिलिटी साइड हो गई, ये आपकी एसेट साइड हो गई। इस तरह से आप यहाँ पे फंड दिखाओगे, प्राइस फंड मान लो आपके पास, ठीक है, कितने भी अमाउंट का था, उसमें ऐड करोगे बच्चा इनकम। क्या ऐड करोगे? इनकम या डोनेशन जो भी आपको रिसीव हुआ है वो आप इसमें ऐड करोगे। हमेशा याद रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं पहले एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, ऐसा हरकतें मत करना, पहले आप इनकम को ऐड करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इनकम डोनेशन जो भी आपको मिल रहा है वो आप उसमें प्लीज ऐड कर देगा। डन? उसके बाद माइनस करोगे आप इसमें से एक्सपेंसेस, और जैसे आप इसे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे जो शो होगा वो आपका नेट अमाउंट शो होगा। बहुत बच्चे बोलते हैं अगर मैं यहाँ लेस लिख रहा हूँ तो क्या यहाँ पे माइनस लगा ब्रैकेट लगा सकता हूँ। बच्चे देखो वैसे नहीं लगाना चाहिए, लेस के बाद यहाँ पे माइनस भी ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं, बन जाता है माइनस माइनस में ना प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए या तो यहाँ पे लेस मत लिखो या फिर यहाँ ब्रैकेट मत लिखो, बट कोई नहीं, 12th क्लास है चल जाएगा, आप इसे इस तरह से दिखाइए। तो हमने क्या बैलेंस शीट में उसकी ट्रीटमेंट कर देनी है। बट अब क्वेश्चन देखो कितने तरह तरह के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर इनकम आपको दिया है कि 1 लाख पे 10% रिसीव होना था, यानी 10,000 रुपए, ठीक है, तो मैंने इनकम लिख दिया आपने 10,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 10,000 रुपए रिसीव हो गए तो ये। बट अगर लिखा हुआ 10,000 में सिर्फ 6,000 ही रिसीव हुआ है, अब क्या करोगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इनकम में पहले जो लिखूंगा रिसीव में 6,000, और फिर इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम एक्रूड डाल दूंगा, नहीं आउटस्टैंडिंग इनकम डाल दूंगा 4,000 ही, वो भी दिखाऊंगा मैं। अब बच्चा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या थी, बच्चे पता हमेशा क्या करते थे, जो रिसीव होता था ना सिर्फ वही दिखाते थे। ऐसा नहीं है, जो अभी भी एक्रूड है यानी आउटस्टैंडिंग है, जो अमाउंट अभी आना बाकी है वो भी आप यहीं पे ऐड करोगे, याद रखना। क्लियर हो गया? उसके अलावा जब हमने यहाँ पे शो किया कि इनकम आपका 10,000 आना चाहिए था, बट अभी सिर्फ रिसीव हुआ है 6,000, तो 6,000 मैंने दिखा दिया इनकम रिसीव 6,000, और ऐड करके दिखाऊंगा उसको भी 4,000 को भी, जो कि क्या है आउटस्टैंडिंग है।
अब इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो तो एसेट्स का पार्ट बनती है, तो उसके साथ साथ में यहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा। मान लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो भी है, एक्रूड इंटरेस्ट जो भी आप लिखना चाहते हो, एक्रूड ज्यादा अच्छा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते, यहाँ पे दिखाओगे, सीखते नहीं दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट साइड डील करती है, तो यहाँ पे भी आएगी साथ में। क्लियर हो गया। और यहाँ तो ऐड होना ही होना है, याद रखना, बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, आपको याद रखना। दूसरी चीज अगर मान के चलो कि एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाते हैं, सपोज करो कि फंड आपके पास था 1 लाख रुपए का, ये मैं इसके नीचे नहीं, इसके अंदर नहीं लिख रहा हूँ, ये अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है, जगह के लिए ऐसे 1 लाख का मान लो आपके पास फंड था, आपको इनकम मिली 10,000 की, अब टोटल कितना हो गया आपके पास 1,10,000, मान लो खर्चा हो गया 1,20,000 का, क्वेश्चन ऐसा है किताब में, 1,20,000 का आपको खर्चा हो जाए, उसमें 1,30,000 है ठीक है ना, तो 1,30,000 का खर्चा हो जाए तब क्या करोगे, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जब माइनस करेंगे ना एक्सपेंस, लेस करेंगे एक्सपेंस, तो मैं 1,10 ही माइनस करूंगा और बैलेंस शीट में दिखाऊंगा डैश करके नील। क्लियर हो गया। तो बचा जो 10,000 था, 1,20 का खर्चा हुआ था, 10,000 बच गया ना, वो कहाँ डालूंगा, मैं डालूंगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा और उसमें एक्सपेंस साइड दिखा दूंगा कितना 10,000। मैंने कहा था जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल में एक्सपेंस दे दी तो आते दे दी होगा 10,000 रुपए। यानी कभी भी अगर हमारे स्पेसिफिक फंड के केस में अगर हमारा एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाता है, हमारे ओपनिंग बैलेंस प्लस जो भी हमारा डोनेशन रिसीव हो उन सबको जोड़ने के बाद जो हमारे इनकम जोड़ने के बाद अगर उस अमाउंट से अगर ज्यादा हो जाता है, तो जितना अमाउंट हमारे यहाँ हुआ उतना पहले घटा लो पहले। तो जैसे मान लो अगर मान लो इनको जोड़ के अगर 1.5 लाख होता, सपोज करो 1.5 लाख, तो अगर 1.5 लाख तक यहाँ घटाता, मान लो 71 के खर्चे हुए तो 1.5 लाख घटाता, 20,000 के खर्चे बच के वो प्लेट यहाँ दिखा देता। और अगर खर्चे कम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो यहाँ बैलेंस बच ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला केस भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बचता पंगा ये आता है कि बिल्डिंग फंड का क्या करें। बिल्डिंग फंड में बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, बिल्डिंग फंड समझना। बिल्डिंग फंड का क्या करना है बच्चे, बिल्डिंग फंड को प्लीज तरीके से समझ लेना, वहां बहुत गलतियां होती है, ठीक है। ये आपका एसेट साइड है, ये आपका लायबिलिटी साइड है। देखो उस केस में क्या करना होता है, देखो आपको एक तो कैपिटल फंड दिया होता है, क्या दिया होता है, कैपिटल फंड, यानी जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में कैपिटल फंड यूज होता है ना, तो यहाँ पे कैपिटल फंड यूज होता है, ठीक है। सपोज करो आपको कैपिटल फंड का कुछ बैलेंस दिया हुआ है अब आप क्या करोगे, कोई भी मान लो फंड है, मैच का फंड है, तो सॉरी बिल्डिंग फंड यूज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग फंड है, ठीक है ना, बिल्डिंग फंड आपको दिया हुआ है। अब हुआ क्या, बिल्डिंग फंड के लिए अगर आपको कोई डोनेशन वोनेशन कुछ मिला है, जो भी मिला है पैसा, वो आप ऐड कर दोगे। कोई भी अगर डोनेशन वोनेशन मिली है, ये आपको मैंने बता रखा पहले भी, सब ऐड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई एक्सपेंस होता है, मान लो कुछ एक्सपेंस हुआ 10 लाख का, मान के चलो यहाँ पे अमाउंट ही लिख देता हूँ आपके लिए बढ़िया रहेगा। मान लो कैपिटल फंड आपके पास पड़ा था 20 लाख रुपए, 10 लाख का बिल्डिंग फंड पड़ा हुआ था, डोनेशन आई आपके पास 5 लाख की, टोटल हो गया आपके पास 15 लाख रुपया पड़ा हुआ है। 15 में से मान लो कि आपने क्या नाम है 6 लाख रुपए खर्चा कर दिया है, तो अगर 6 लाख रुपए खर्चा कर दिया है तो 6 लाख तो माइनस होना चाहिए था, और यहाँ कितना शो होगा, 9 लाख रुपए शो होगा। अब ये जो 6 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो उसको हम करते कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। 6 लाख को दिखाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैपिटल फंड में। सबसे पहले कि जब भी आपका कोई खर्चा होगा बिल्डिंग फंड वाले केस में, तो जब वो खर्चा हो रहा है उसका आपका एसेट्स भी तो क्रिएट हो रही है ना, ध्यान से देखो ना, वो पैसा जा कर रहा है, बिजनेस में तो लग रहा है, एसेट्स आपकी क्रिएट हो रही है, तो उसने बोला सब हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल फंड में। और यहाँ दिखा देंगे हम ऐड करके ट्रांसफर फ्रॉम, वहां पे ट्रांसफर टू था, यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से, बिल्डिंग फंड से आया है कितना, 6 लाख रुपए, जो कि अब हमारे बिजनेस में लग गया है तरीके से, 26 लाख हो जाएगा यहाँ। और इससे हमारी बिल्डिंग जब लगा लो आधी बिल्डिंग खड़ी होगी ना, 6 लाख खर्चा हुआ तो कुछ ना कुछ बिल्डिंग खड़ी होगी, तो उसका मतलब ये एक साथ में कहाँ शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा। कैसे दिखाएंगे हम दिखाएंगे बिल्डिंग या फिर कैपिटल भी लिख सकते हो आप, वो ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे 6 लाख रुपए खर्चा दिखा दोगे, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या करके 6 लाख रुपए यहाँ दिखा दोगे। इसका मतलब देखो इसका कितना इफेक्ट हो रहा है, सेम वही एक्सपेंस इनकम ऐड करनी है, एक्सपेंस माइनस करना, सेम ट्रीटमेंट वही है। बस क्या है कि जो बिल्डिंग फंड आता है तो इसको पहले ट्रांसफर किया जाता है यहाँ, और ये 6 लाख कहाँ शो हो जाएंगे, फिर आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे, साथ में एसेट्स भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये 6 लाख रुपए से क्या है, फिर दोबारा वो एसेट्स भी क्रिएट हो रहा है, यानी 6 लाख तक यहाँ ऐड करोगे, साथ में 6 लाख यहाँ पे शो करोगे, क्योंकि वो आपका एसेट्स क्रिएट कर रहा है। और वर्क इन प्रोग्रेस लिखना मत भूलना, क्लियर है। फंड का ट्रीटमेंट को दिक्कत तो नहीं है ठीक है। एक्रूड वाला केस में दोबारा बोलो, प्लीज ध्यान रखना एक्रूड वाले केस में, ठीक है। अगर कोई चीज एक्रूड हो जाती है, मान लो 20,000 का आपको इनकम आनी थी इन्वेस्टमेंट पे,
ठीक है ना, उसके आगे रेट लिखा था 10% और इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, तो 10% 2 लाख का कितना हो गया 20,000, बट मिला सिर्फ आपको 15,000 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 15,000 तो ऐड करोगे लाइबिलिटी साइड वाले जो फंड के अंदर इनर कॉलम में, साथ साथ वो 5,000 भी ऐड करोगे जो मिलना बाकी है, और वो साथ में 5,000 कहाँ शो करेगा आपका वो शो करेगा आपका एसेट साइड में भी। अब कभी कभी क्या होता है साथ में लिखा होता है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी लिखा होता है, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट में आती है, एसेट में फेंक देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आएगी, फंड आपका लायबिलिटी साइड आएगा, क्लियर है। अब बचता हमारा बैलेंस शीट और रिसीव पेमेंट हिसाब। देखो एक बार रिसीव पेमेंट भी देख लो, दोबारा बोल रहा हूँ। रिसीव पेमेंट में देखो क्या है, इस तरफ आपके सारे रिसिप्ट आती है, इधर आपकी पेमेंट आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ओपनिंग का कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा आपको, जो भी आपको दिया होगा। यहाँ पे क्लोजिंग का कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा, इसको बैलेंस में डालना मत भूलना। ये ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, कि ये तो आपको बन बनाया मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बना हुआ मिलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी देखो मैंने कहा था जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट, इसलिए मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि क्या होता है ये। तो इसलिए अब P&L अकाउंट है तो यहाँ सारे एक्सपेंस शो करेंगे आपके, और इधर सारे आपके इनकम शो करेंगे, हमेशा याद रखना। बात समझ आ गया, P&L है तो ये शो करेगा। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था P&L में, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, सरप्लस। अगर यहाँ पे बचता है बैलेंस तो सरप्लस होगा, अगर इधर बचा तो डेफिसिट होता है। बच्चे एक बार में कहीं एक ही जगह आएगा, डेफिसिट आएगा, बस दिख रहा होगा ताकि आपको पता चल जाए नाम क्या होते हैं। बस प्रॉफिट और लॉस की जगह क्या यूज करना, सरप्लस और डेफिसिट यूज करना, बाकी सेम P&L अकाउंट है। और बैलेंस शीट आपको अच्छे से पता ही रखा हमने आपको पहले भी, ठीक है। और आपने 11th क्लास में पढ़ी भी है जगह जगह कि बैलेंस शीट में आपकी ये लायबिलिटी साइड होती है, ये आपकी एसेट साइड होती है, इधर आपकी सारी एसेट शो करेगी, इधर आपकी लायबिलिटी शो करेगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कैपिटल की जगह कैपिटल फंड यूज होगा, क्या यूज होगा, कैपिटल फंड यूज होगा। और अगर आपको सरप्लस हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो जैसे कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता था वैसे यहाँ पे क्या वो सरप्लस जुड़ जाएगा, और डेफिसिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये भी फंडा, ठीक है। तो बैलेंस शीट ये सब तो बड़ी बात की बात है, आप पहले अपना बेस जो है क्लियर कर लो, यहाँ तक आपको काफी आसानी होने वाली है एनपीओ करने में। डन। और प्लीज एक एक क्वेश्चन करो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी होता तो मुझे आप वो सेंड कर सकते हो। डन। मैं दोबारा अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आप मुझे यहाँ पे इसमें सेंड कर सकते हो 9560897442, ठीक है। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको जो है क्वेरी का जवाब दे दूंगा 9560897442। डन। या फिर अगर नंबर नहीं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन जो आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके बोल देना, मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। एनपीओ हमारा जो है फटाफट से क्विक रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने खत्म कर दिया है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में, कोई टॉपिक उठाएंगे और फिर उसको खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।